हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस के पारिस्थितिकी तंत्र में समस्थिरता किस प्रकार से आती है। इकोसिस्टम आकार की दृष्टि से बहुत बड़े व कॉम्प्लेक्स होते हैं। इकोसिस्टम में एनिमल्स का नेटवर्क होता है, लार्जेस्ट एनिमल से लेकर स्मॉलेस्ट इंसेक्ट तक। इसके साथ ही साथ प्लांट्स, फंजाई और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ये सभी जैविक घटक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक तंत्र का निर्माण जैविक व अजैविक घटकों से होता है और इन घटकों में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के पश्चात भी संतुलन बनाए रखा जाता है। प्रकृति में सब कुछ एक डेलिकेट बैलेंस में चलता रहता है। ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम में यह बैलेंस ही इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस या पारिस्थितिकी तंत्र समस्थिरता कहलाता है। इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस पूर्णतः प्रकृति में इक्विलिब्रियम के संदर्भ में है। जब कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है तो वह बैलेंस में रहती है, संतुलन में रहती है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की यह प्रवृत्ति ही समस्थायित्व या समस्थिरता अर्थात होमियोस्टेसिस कहलाती है। विभिन्न जीवों की पॉपुलेशन इकोसिस्टम में सामान्यतः एक सिमिलर रेंज में रहती है। वास्तव में प्रकृति में कंडीशंस समय समय के साथ बदलती रहती हैं। पॉपुलेशंस घटती व बढ़ती रहती हैं क्योंकि कुछ स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से compete करती हैं। यह इस कारण भी होता है क्योंकि क्लाइमेट्स और लैंडस्केप में चेंजेस होते रहते हैं। एनिमल्स को अपनी सराउंडिंग्स के प्रति एडॉप्ट होना पड़ता है, परंतु यह जानना भी अत्यावश्यक है प्रकृति में यह सब परिवर्तन धीरे धीरे घटित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि होमियोस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का उसको प्रयास करते रहते हैं। इस हेतु जीव सर्वाइव करने के लिए वातावरण की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके प्रति स्वयं को एडजस्ट करने का, स्वयं को ढालने का प्रयास करते रहते हैं। यदि होमियोस्टेसिस सक्सेसफुल रहता है तो जीव का जीवन जो है कंटिन्यू रहता है, और यदि होमियोस्टेसिस सक्सेसफुल नहीं रहता है तो यह प्रकृति में डिज़ास्टर हो जाता है और जीव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इकोसिस्टम में जो स्टेबिलिटी आती है वह डायनेमिक इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करती है। कोई भी सिस्टम जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है तो वो एक स्टेडी स्टेट में पहुंचने का प्रयास करता रहता है, यानी कि ऐसी स्टेट जिसमें कि कोई भी चेंजेस ना हो, सामान्य परिस्थितियाँ उसके लिए लगातार बनी रहें। यही बैलेंस बाह्य परिवर्तनों के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। जब ऐसा सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब इकोसिस्टम में जो प्रकृति प्रदत्त रेगुलेटरी डिवाइस होती है वो इन परिस्थितियों परिवर्तनों के खिलाफ कार्य करती हैं, और ऐसे प्रोसेस को ही फीडबैक कंट्रोल कहा जाता है। एकीकरण व समन्वय स्थापित करने के लिए सभी प्रोसेस जिनकी मध्यस्थता या तो इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा होती है या हार्मोनल सिस्टम द्वारा होती है या फिर नर्वस सिस्टम द्वारा होती है, यह सभी होमियोस्टैटिक रेगुलेशन के उदाहरण हैं। होमियोस्टेसिस के ये सभी कॉन्सेप्ट्स इकोलॉजिकल सेटिंग्स में भी लागू होते हैं। रॉबर्ट मैक आर्थर ने सर्वप्रथम होमियोस्टेसिस का सिद्धांत जो था उसको प्रतिपादित किया। आर्थर के अनुसार कॉम्बिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी व स्पीशीज़ के मध्य बहुत सारे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के द्वारा इकोसिस्टम में होमियोस्टेसिस स्थापित किया जाता है। लेकिन बाद में यह भी परिवर्तित किया गया कि इसमें केवल बायोटिक कंपोनेंट्स ही नहीं है, अपितु बायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम भी अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी स्थापित करने हेतु एबायोटिक व बायोटिक कंपोनेंट्स इन दोनों के मध्य एक विनिमय स्थापित होता है।
इकोसिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और इसे ही होमियोस्टेसिस कहा जाता है। इकोसिस्टम का एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की पॉपुलेशन पर नियंत्रण रखता है और इस सिस्टम को ही हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज़्म दो प्रकार से होता है, एक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरा कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या रहता है कि डिफरेंट लेवल पर पॉपुलेशंस बढ़ने के परिणाम स्वरूप लोअर लेवल पर भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। जैसे कि यदि हम प्रकृति में देखें तो पॉपुलेशन में प्लांट्स अगर बढ़ जाते हैं तो हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। और जब हर्बीवोरस एनिमल्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप उन पर निर्भर रहने वाले कंज्यूमर्स जैसे कि फ्रॉग्स और बर्ड्स, इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। और यदि हम नेगेटिव फीडबैक के संदर्भ में बात करें तो इसका उदाहरण स्वरूप हम देखें कि प्रकृति में यदि इंसेक्टिवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो इंसेक्टिवोरस एनिमल्स जो हैं ये हर्बीवोरस इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है उनकी संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि इंसेक्टिवोरस एनिमल्स जो हैं हर्बीवोरस इंसेक्ट्स पर प्रेडेशन करते हैं और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है। अब यदि हम बात करते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम की कार्यात्मक दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, तो कार्यात्मक दृष्टि से देखने पर इकोसिस्टम के कार्य जो हैं वो डायनेमिक होते हैं, यानी कि गतिशील होते हैं और लगातार होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक व अजैविक घटक में संतुलन व जटिल कार्यात्मक संबंध पाया जाता है। इन कार्यात्मक संबंधों पर ही तंत्र का जीवन चक्र आधारित रहता है। प्रत्येक घटक की तंत्र में एक पृथक पहचान बनी रहती है और ये कंपोनेंट्स परस्पर कार्यात्मक संबंध भी बनाए रखते हैं। इन संबंधों को हम कई तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो सर्किट, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल्स, और इसके अतिरिक्त सिस्टम को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स यानी कि साइबरनेटिक्स, और इसके अलावा भी कई दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एनर्जी फ्लो सर्किट्स क्या है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है और केवल कुछ भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल युक्त पादप काम में लेते हैं और उसको क्रियाशील ऊर्जा में अर्थात भोजन के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा जैवमंडल एवं पारिस्थितिकी तंत्र में तापीय ऊर्जा के रूप में ट्रांसफ़र इधर से उधर होती रहती है और यह क्रियाशील ऊर्जा के रूप में भोजन के माध्यम से समस्त जीवों को शक्ति प्रदान करती है। ताप गतिकी का अगर हम देखें कि इसमें प्रथम नियम जो है वो ये कहता है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, मात्र ऊर्जा का रूपांतरण ही एक रूप से दूसरे रूप में संभव माना गया है। इस प्रकार सौर ऊर्जा तापीय ऊर्जा में एवं भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में पर रूपांतरित होती रहती है और वर्किंग एनर्जी के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अंत में जीवों के विघटन स्वरूप ऊर्जा विशिष्ट रूपों में पुनः जैवमंडल में विसर्जित हो जाती है और ताप गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊर्जा का विशिष्ट रूप कभी भी 100% उपयोगी नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार इन नियमों के आधार पर ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती हुई जीवों को कार्यशक्ति प्रदान करती है और ऊर्जा चक्र को नियमित किए रहती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्रों की
गतिशीलता बनी रहती है। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के कारण ही ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व बना रहता है। सूर्य की रेडिएशंस का वह भाग जो पादपों द्वारा काम में लिया जाता है उसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, और इस PAR को ही प्लांट्स जो है वो काम में लेते हैं, और यही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है वो एंटायर वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन को, प्लांट्स को सपोर्ट करती है। प्लांट्स इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं, उसके रूप में होते हैं, और सर्वाइवल के लिए इकोसिस्टम के शेष सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स पर ही निर्भर करना पड़ता है। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो फूड चेन और फूड वेब के माध्यम से होता है। एनर्जी फ्लो के प्रोसेस में प्लांट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रोड्यूसर्स का कार्य करते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर देते हैं। प्लांट्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, और यह एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को फूड चेन के माध्यम से ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर में इस केमिकल एनर्जी का कुछ भाग काइनेटिक एनर्जी में रूपांतरित हो जाता है। इस कन्वर्शन के दौरान कुछ एनर्जी हीट के रूप में निकल जाती है, अतः एनर्जी का यहाँ पर डिग्रेडेशन होता है। इसके पश्चात शेष एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को पहुँच जाती है, और यहाँ पर फर्दर एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है। फाइनली जब टर्शरी कंज्यूमर कार्निवोर्स को कंज्यूम करता है, उसको खाता है, तो पुनः एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है, यानी कि प्रत्येक स्टेप पर जब भी एनर्जी एक से दूसरे कंज्यूमर को ट्रांसफ़र होती है वहाँ पर एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स, यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जो कि इकोसिस्टम के कार्यशैली में एक मुख्य भाग रोल प्ले करते हैं। समस्त पारिस्थितिकी तंत्रों में अनेक चक्रों के माध्यम से आवश्यक खनिज पोषक पदार्थों की पूर्ति होती रहती है। इन चक्रों के अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर आदि विभिन्न तत्व भूमंडल या वायुमंडल के भंडारों से ऑर्गेनिजम्स में प्रविष्ट होते रहते हैं और भिन्न भिन्न जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, और अंत में पुनः सुरक्षित भंडारों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये स्वयं इनकी महत्ता को सिद्ध करते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स स्टोरेज ऑफ एलिमेंट्स की सुविधा प्रदान करते हैं कि प्रकृति में जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जीवों की कार्यात्मक इकाई के लिए कार्य करने के लिए उनकी स्टोरेज प्रदान करते हैं, यानी कि लगातार चक्र चलता रहता है और जीवों को पोषते रहते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को सहयोग करते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग कंपोनेंट से और नॉन लिविंग कंपोनेंट को नॉन लिविंग कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में, उसके कार्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स की, कि ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन और फूड वेब किस प्रकार जीवों को सहयोग करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। भोजन रूपी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव निरंतर भक्षण की क्रिया को दोहराते रहते हैं, यानी कि भोजन खाते रहते हैं। इससे जीवों में ऊर्जा के आदान प्रदान की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जो कि भोजन श्रृंखला या फूड चेन कहलाती है। क्रियाशील ऊर्जा का सामान्यतः 80 से 90% भाग हीट एनर्जी के रूप में सौर ऊर्जा को भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और शाकाहारी जंतु प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में उनका भक्षण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मांसाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं
और यह श्रृंखला लगातार शिकार उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी जीवों तक बनी रहती है। इस प्रकार एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ऊर्जा जो है जीवों में पहुंचती रहती है। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल इकोसिस्टम का किस प्रकार से होता है। जब कोई सिस्टम किसी प्रभाव के कारण डिस्टर्ब होता है और ये ऑप्टिमल लेवल तक रहने के लिए प्रयास करता है, तो इस प्रयास में यह प्रयास कुछ समय तक चलते हैं, परंतु यह नॉर्मल लेवल पर नहीं, ऑप्टिमल लेवल तक जब एक सिस्टम होगा तब वो उसको, जीव को या सिस्टम को बचाने की पूरा प्रयास करता है, लेकिन इसको पुनः नॉर्मल लेवल पर नहीं ला पाता। तब फर्दर इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम पर जब और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट में, तो ये और इन्फ्लुएंस जो है इकोसिस्टम पर स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं और अल्टीमेटली जीव को डेथ पॉइंट तक पहुंचा देता है और धीरे धीरे जीव की मृत्यु के साथ साथ इकोसिस्टम जो है वो भी खत्म हो जाता है। अतः इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी दो प्रकार से मेंटेन की जाती है। एक है रिडंडेंसी द्वारा और दूसरा है साइबरनेटिक मैकेनिज्म के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि रिडंडेंसी यानी कि अतिरिक्तता या अतिरेक है क्या। इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होती है और इसके अतिरिक्त एक और मैकेनिज्म होता है जिसे कि रिडंडेंसी कहा जाता है। रिडंडेंसी वास्तव में है क्या? जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट सेम फंक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं तो इस फिनोमेनन को हम रिडंडेंसी कहते हैं और रिडंडेंसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है दो तरह से, रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी के द्वारा और रेजिलेंस स्टेबिलिटी के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि साइबरनेटिक्स क्या है, कि मैकेनिज्म ऑफ साइबरनेटिक्स क्या है। समस्त पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप संतुलित होते हैं तथा स्वनियंत्रण यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बनाए रखने की क्षमता युक्त होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों की नियंत्रण प्रक्रियाओं के अध्ययन के विज्ञान को ही साइबरनेटिक्स या पारिस्थितिकी तंत्रों का नियंत्रण विज्ञान कहा जाता है। प्रत्येक तंत्र में विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन बना रहता है और यह स्थिति होमियोस्टेसिस कहलाती है। यह होमियोस्टेसिस तब तक बना रहता है जब तक तंत्र में आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति होती रहती है, यानी कि इनपुट होता है और आउटपुट यानी कि उत्पादन के बीच संतुलन बना रहता है। कि जब तक आपूर्ति और उत्पादन का संतुलन बना रहेगा, एक सिस्टम में संतुलन बना रहता है और होमियोस्टेसिस स्थापित रहता है। स्वनियंत्रण की प्रक्रिया में विभिन्न खनिज व ऊर्जा चक्रों को नियंत्रित किया जाकर जैविक क्रियाओं में भी आपूर्ति एवं उत्पादन में संतुलन और होमियोस्टेसिस या स्थिरता बनाए रखी जाती है। इससे पता चलता है कि होमियोस्टेसिस हेतु एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में परस्पर तालमेल बनाए रखना आवश्यक होता है। मूल रूप से प्राकृतिक भंडारों में जितनी मात्रा विभिन्न पदार्थों की ली जाती है उतनी ही पुनः आपूर्ति की जाती है। इससे ही तंत्र की समस्थिरता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की शारीरिक रचना तथा जैव विकास की गति आदि भी शामिल है। इससे तंत्र की कार्यात्मक गतिविधियों पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से किंतु प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये विभिन्न इसके कार्यात्मक इकाई को स्टडी किया इकोसिस्टम की, कि किस प्रकार इकोसिस्टम में होमियोस्टेसिस या समस्थिरता को यानी कि परिस्थितियों को बनाए रखा जा सकता है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब एक सिस्टम में इनपुट और आउटपुट बराबर होता है तो वो समस्थिरता बनाए रखी जाती है और इसमें सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके पश्चात फिर हम आगे
और जो भी हमारे इस यूनिट में तथ्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।